नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम शोध प्रविधि का जो वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रम होता है, कोई भी जो हम शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं उसका जो एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है सिनॉप्सिस राइटिंग, जिसको हम शोध प्रारूप भी कहते हैं, इसी को हम अनुसंधान की रूपरेखा भी कहते हैं और इसी को हम शोध प्रस्तावना भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपको सिनॉप्सिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है, कैसे सिनॉप्सिस रिसर्च का बनाया जाता है, उसके बारे में कंप्लीट हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की कंटेंट देखने को मिलती रहे। देखिए, जब कोई हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो पहले उसका हम एक खाका बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, सिनॉप्सिस कहा जाता है, यानी कि शोध का सार, ठीक है, रिसर्च का सारांश। जब हम कोई शोध करते हैं उसका जो सारांश होता है, उसका सार जो होता है, उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसे हम सिनॉप्सिस कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो सिनॉप्सिस राइटिंग है, नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है तब से जो है एमए के पाठ्यक्रम में भी डिसर्टेशन जरूरी हो गया है। डिसर्टेशन जो है अनिवार्य हो गया, डिसर्टेशन बच्चों के द्वारा बनाया जाएगा। तो डिसर्टेशन बनाने के पहले सिनॉप्सिस राइटिंग होता है, ठीक है, उसके बाद डिसर्टेशन बनता है। और भी कई कोर्स हैं, एमएड है, ठीक है। आप पीएचडी लेवल पे भी रिसर्च करेंगे तब भी आपको सिनॉप्सिस राइटिंग करना होगा। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले इंजीनियर क्या करता है, कागज पे एक नक्शा बना देता है, ठीक है। अब वो जो नक्शा बना के देता है उसी के हिसाब से क्या जो मकान बनाने वाला होता है उसको क्या है, मूर्त रूप में उतारता है। तो आप समझ लीजिए कि जो हम कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च में सिनॉप्सिस राइटिंग क्या है, नक्शा है, खाका है, उसी के आधार पे आपको जो है पूरा रिसर्च करना है। रिसर्च का वो क्या होता है, एक सार बिंदु होता है। तो चलिए देखते हैं कि सिनॉप्सिस राइटिंग कैसे होती है, इसका शुरुआत कैसे होता है, पूरा जो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हेडिंग होता है और उसमें क्या क्या लिखना होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको शोध प्रारूप में या अनुसंधान की रूपरेखा में क्या करना होता है, पहले शोध प्रकरण, आपका रिसर्च टाइटल क्या है, ठीक है, आपका रिसर्च टाइटल क्या है उसको आप जो है शोध प्रकरण में लिखेंगे। यानी कि आपकी समस्या क्या है उसको जो है आप शोध प्रकरण में लिखेंगे। यानी कि आप किस क्षेत्र में प्रयोग करने वाले हैं या किस क्षेत्र में शोध करने वाले हैं उसको आप यहाँ लिखेंगे। जैसे आप मान लीजिए आपका समस्या है कि हमें जो है बीए या एमए पढ़ने वाली छात्राओं, वाराणसी जनपद के बीए और एमए में पढ़ने वाली छात्राओं की बुद्धि लब्धि का अध्ययन करना, ठीक है। तो अगर ये क्या हो गया, आपका समस्या हो गया या ये आपका रिसर्च टाइटल हो गया। तो पहला हेडिंग आपका होगा रिसर्च टाइटल। इसमें आपको क्या है, जो आपका शोध प्रकरण होगा या समस्या होगा उसको लिखना होगा। फिर दूसरा हेडिंग क्या है, शोध की पृष्ठभूमि, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च। अब जो आपका प्रकरण है उसके बारे में पूरी प्रस्तावना आप जो है संक्षिप्त रूप में सिनॉप्सिस में लिखेंगे। जब आप डिसर्टेशन यानी कि लघु शोध करेंगे तो उसमें आप विस्तार से लिखेंगे, लेकिन सिनॉप्सिस में आप जो है प्रस्तावना, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है और आपने वो टॉपिक क्यों चूज किया, इसके बारे में आपको शोध की पृष्ठभूमि में लिखना है। तीसरा क्या है, समस्या कथन। समस्या कथन यानी कि जो आपका प्रकरण है वही जो आपने समस्या बनाया है, यहाँ पे आपको समस्या उसको लिख देना है। चौथे हेडिंग में आपको क्या करना है, शोध की परिकल्पना बनाना है। परिकल्पना क्या होता है, आपकी समस्या का संभावित उत्तर होता है या समाधान होता है, उसको हम परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी दो प्रकार की परिकल्पना बनेगी, मुख्य परिकल्पना और शून्य परिकल्पना। मुख्य परिकल्पना क्या होता है, मुख्य परिकल्पना ये होता है कि आपका जो टॉपिक होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, ठीक। जैसे आपका टॉपिक है कि वाराणसी जनपद के सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी व्यावसायिक संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो आप मुख्य परिकल्पना में क्या लिखेंगे,
वाराणसी जनपद के सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अंतर होता है। ठीक है, आप सार्थक अंतर ये मान के चलेंगे। ठीक है, सार्थक अंतर होता है, इतना हमको आगे बढ़ाना है। सार्थक अंतर होता है। ठीक है, और शून्य परिकल्पना क्या है? शून्य परिकल्पना को इंग्लिश में नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसी के आधार पर क्या है, हम अपना जो हमारा निष्कर्ष प्राप्त होता है उसको हम क्या है आइडेंटिफाई करते हैं। उसको मतलब हम एक तरह से उसको हम प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। 0.05 पे मापते हैं, 0.01 पे माप के सिद्ध करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस स्वीकार की जाती है तो क्या है, आपका मुख्य परिकल्पना क्या होता है, आपको रिजेक्ट हो जाता है। नल हाइपोथेसिस क्या है, आपका एक्सेप्ट हो जाता है। और शून्य परिकल्पना में क्या आपको लिखना है, यहाँ पर सार्थक अंतर होता है, और शून्य परिकल्पना आप लिखेंगे सार्थक अंतर नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अब शून्य परिकल्पना आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जैसे आप बनाए। जैसे कि मान लीजिए हमारा टॉपिक था कि वाराणसी जनपद के सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन। तो हम क्या लिखेंगे शून्य परिकल्पना में, ये लिखेंगे कि वाराणसी जनपद के सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अंतर नहीं होता है। ठीक है, सार्थक अंतर नहीं होता है, हम ये लिखेंगे। ठीक, अब इसी में चाहे तो आप 3-4 शून्य परिकल्पना बना सकते हैं, जैसे हमने किया है वाराणसी जनपद के सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में। ठीक है, तो आप ये लिखें पहले कि वाराणसी जनपद के सरकारी महिला एवं पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अंतर नहीं होता है। एक ये बन गया, दूसरा आप जो है इसे प्राइवेट महिला एवं पुरुषों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अंतर नहीं होता है 2, और तीसरा क्या है, आप ये बना देंगे कि वाराणसी जनपद के सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अंतर नहीं होता है। तो आप 3 आपका जो टॉपिक होगा उसी के हिसाब से आप 1 या उससे अधिक शून्य परिकल्पना बना सकते हैं। अब शून्य परिकल्पना के बाद प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्य, जो आप शोध कर रहे हैं, जो आप अध्ययन कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसका कुछ आपको एम या ऑब्जेक्टिव बना के चलना होगा। ठीक है, कि हमारे रिसर्च का ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य को हम आगे लेके चल रहे हैं। जब आपका फाइनल निष्कर्ष आएगा तो आप देखेंगे कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है। तो इसमें आपको प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में लिखना है। अब क्या है, शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में क्या करेंगे आप, शोध विधि, यानी कि आप अपने शोध में किस प्रकार का विधि प्रयोग करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि प्रयोग कर रहे हैं, या प्रयोगात्मक विधि प्रयोग कर रहे हैं, या जो है साक्षात्कार विधि प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो है इसमें लिखना है। मान लीजिए आप वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये लिख देंगे कि प्रस्तुत लघु शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि के आधार पर आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। अब 7वां हेडिंग आता है शोध समग्र। ठीक है, रिसर्च पॉपुलेशन एंड प्रयुक्त प्रतिदर्श चयन की विधि, और क्या है जो आप अपने रिसर्च में सैंपलिंग का टेक्निक अपनाएंगे उसके बारे में लिखेंगे। पहले आपको शोध समग्र डिसाइड करना है। जैसे कि आप जब रिसर्च करते हैं तो आप जो है सैंपल लेना होता है। ठीक है, सैंपल से पहले आप जो है अपना वो समग्र पॉपुलेशन, किस पॉपुलेशन पे आप करेंगे, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना होगा। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि वाराणसी जनपद के, ठीक है, और वाराणसी जनपद में पूरे जहां आप करेंगे कि वाराणसी जनपद के जो है आपका कई ब्लॉकों में बटा है उस ब्लॉक में करेंगे, या कई विधानसभा में बटा है उस विधानसभा में बटेंगे। तो शोध समग्र में आपको डिसाइड करना होगा कि आप जो है कितना सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, कितना सैंपल ले रहे हैं, और आपका सैंपलिंग का जो क्राइटेरिया कहाँ है, वाराणसी जनपद है कि पूरा यूपी है, कि वाराणसी जनपद में जो आपका विशिष्ट क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो विद्यालय उनसे वो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो करना होगा। और उसके बाद अगले में क्या है, प्रयुक्त प्रतिदर्श की चयन विधि। अब फिर आप जो प्रतिदर्श सैंपल ले रहे हैं उसके चयन का तरीका क्या है। ठीक है, जैसे सैंपलिंग का कई प्रकार होता है,
संभाव्यता प्रतिदर्श होता है, असंभाव्यता होता है। उसमें भी होता है रैंडम सैंपलिंग होता है, यानी कि यादृच्छिक प्रतिचयन विधि, और एक होता है सुविधा प्रतिदर्श चयन विधि, गुच्छन प्रविधि। ये तमाम प्रविधि होते हैं जिनका प्रयोग करके आप जो है सैंपलिंग डाटा सैंपलिंग ले सकते हैं। सैंपलिंग क्या होता है? नमूना होता है। जैसे कि वाराणसी जनपद का आप जब उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें जनसंख्या तो लाखों में है, तो सब पे आप कर नहीं सकते हैं, तो उसमें से कुछ आप जो है नमूना ले लेते हैं। नमूना ऐसे लेते हैं कि जो जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता हो, उसी को सैंपल बोला जाता है। तो इसमें आप लिख देंगे कि मान लीजिए आपने किया है संभाव्यता प्रतिदर्श के सुविधा प्रतिदर्श विधि या यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के, तो ये आपको इसमें लिखना है। ठीक। अब प्रयुक्त होने वाला शोध उपकरण, आपका रिसर्च करें, आप अपने रिसर्च में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपने से जो है स्वनिर्मित प्रश्नावली बनाएंगे अपना रिसर्च करने के लिए, या जो है स्टैंडर्डाइज्ड जो है प्रमाणिक किट टेस्ट है उनका उपयोग करेंगे। जैसे बुद्धि परीक्षण है, तो बुद्धि परीक्षण पे ऑलरेडी जो है बना हुआ है, तो उसको जो है आप उसको आप लेकर वो प्रयोग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और उसी को उसके बारे में लिखना है। अभिवृत्ति मनोवृत्ति मापनी भी लिकट का मापनी है, थर्स्टन का मापनी है, उसको आप ले सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने लिकट मापनी लिया उपकरण में अभिवृत्ति मापने के लिए, तो आप लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत लघु शोध में लिकट मापनी का प्रयोग किया गया है मनोवृत्ति को मापने में। ठीक। अब प्रदत्त विश्लेषण की प्रक्रिया, अब जो डाटा आपको प्राप्त हुआ है उसका आप जो है एनालिसिस कैसे करेंगे, उसमें किन किन सांख्यिकी प्रक्रमों का आप प्रयोग करेंगे। जैसे आप मध्यमान का प्रयोग करेंगे, आपका जो है डाटा है उसमें जो है सांख्यिकी उसमें प्रमाणिक विचलन का प्रयोग करेंगे, उसमें मानक त्रुटि का प्रयोग करेंगे। तो जिन जिन सांख्यिकी प्रक्रमों का आप प्रयोग करेंगे उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया। अब 10वां में क्या है? अपेक्षित क्षेत्र कार्य। अब मतलब कि क्या आपको जो है क्षेत्र में फील्ड वर्क आपको क्या क्या करना है, तो आप फील्ड वर्क क्या करेंगे, जितना आप सैंपल लिए रहेंगे, जहाँ सैंपल लिए रहेंगे वहाँ पे आपको जाके आपको डाटा कलेक्ट करना है। तो वही आप लिखेंगे ना कि अपेक्षित क्षेत्र कार्य में आप ये लिखेंगे कि हमने 100 लोगों का वाराणसी जनपद के अराजी लाइन ब्लॉक से 100 लोगों को सैंपल के रूप में लिया है, और हम वहाँ पे जाके क्या है डाटा कलेक्ट अपना करेंगे। ये क्षेत्र कार्य हो गया। अब 11वें में लिखेंगे प्रस्तावित शोध प्रकरण का महत्व। आप जो शोध कर रहे हैं, आपका शोध का जो प्रकरण है, टाइटल है, रिसर्च टाइटल है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, आज के समय में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, आप वो क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में आप यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि ये रिसर्च करने के लिए जहाँ जहाँ से आपने जो है मैटर लिए हैं, चाहे वो किताबों से लिए हों, चाहे वो आप इंटरनेट वेबसाइट से लिए हों, या किसी अन्य माध्यम से लिए हों, उनका सभी का ब्यौरा जो है आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो इतने हेडिंग है, इतने पॉइंट के आधार पे आपको जो है सिनॉप्सिस राइटिंग करना है। ठीक, जब आप सिनॉप्सिस राइटिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपको डिजर्टेशन करना होता है। अब डिजर्टेशन में आपको क्या क्या लिखना होगा, किन किन पॉइंट के आधार पे, पॉइंट तो यही रहेंगे लेकिन इसमें और भी बढ़ेगा, अंदर में क्या क्या आपको लिखना है उसका कंप्लीट जो है मैं क्लास ले लूँगा। ठीक है, पहले आप जो है सिनॉप्सिस को देख लीजिएगा। अगर ये आपको समझ में आया तो जो है आप हमको बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर मैं जो है एक फॉर्मेट के साथ क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बात किया कि सिनॉप्सिस राइटिंग या शोध प्रस्तावना, शोध प्रारूप या अनुसंधान की रूपरेखा क्या होता है। अपने अगले क्लास में हम डिजर्टेशन लघु शोध कैसे लिखते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। इसलिए चैनल को पहले से ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।